गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो कविता पे है। तो आज मैंने जो कविता पढ़ी है वो है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश। ये दो कविता आज इन दो कविताओं का आज मैंने अध्ययन किया है। तो मैं कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आप ये जानिए कि किस तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक पे बन रहे हैं। तो मैंने उसको पढ़ा और इससे रिलेटेड मैंने पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करे। तो मैंने उसमें देखा कि जो सतपुड़ा के जंगल है, हाल ही में जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर वाला, उसमें एक प्रश्न बना था सतपुड़ा के जंगल से कि उसमें कौन सी जाति निवास करती है। तो आपको तो पता ही है, अगर आपने पूरी कविता पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उसमें गोंडा जाति निवास करती है। एक क्वेश्चन तो हमारा ये बना था। फिर एक क्वेश्चन हमारा बना था 2022 में, सतपुड़ा के जंगल कविता का क्रम, मतलब सतपुड़ा के जंगल कविता दे देगा और उसका आगे पीछे करके दे देगा और आपको उसको क्रम लगाना होगा, पहले के बाद से क्रम आपको उसको लगाना होगा। फिर एक क्वेश्चन बना था कि सतपुड़ा के जंगल में कौन सी जाति निवास करती है। आपका ये 3 प्रश्न आपका भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल से बना था। तो सबसे पहले आज हम इसी कविता को शुरुआत करते हैं कि सतपुड़ा के जंगल कविता में है क्या। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो वो मेरी कविताओं को सुन सकता है। मेरी चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंट, आप उसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। और जो मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, इसलिए आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो सतपुड़ा के जंगल कविता का पहला तो प्रकाशन वर्ष 1939 में हुआ था और यह हमारी गीत फरोश कविता संग्रह में प्रकाशित थी। सतपुड़ा के जंगल गीत फरोश में इसका जो विषय है यह मध्य भारत की जैविक संपदा का इसमें चित्रण हुआ है। इसका जो विषय है इसमें मध्य भारत की जैविक संपदा का इसमें चित्रण हुआ है। और यह कविता बैतूल शहर के ऊनाहारी पहाड़ पर बैठकर लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम कविता शुरू करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख नीचे, घास चुप है, कास चुप है, मूक साल पलास चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा इनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। फिर इसके बाद जो मैं ये लाइन बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, ये आपको 4 कुछ जो सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते और जले पत्ते, इसको आपको क्रम लगाने को दे देता है कि इनमें से कौन सा पत्ता नहीं है इस कविता में। तो अगर आप याद रखेंगे कि सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते और जले पत्ते, अगर ये अपने दिमाग में रखेंगे तो ये आंसर आप लगा लेंगे। फिर उसके बाद सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन पथ को ढक रहे पंख दल में पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। फिर अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींची खाए, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं, आपको ये प्रश्न बन सकता है कि लताएं वहाँ कैसी थी। तो वहाँ की जो लताएं थी वो सांप सी थी। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं की बने जंगल। हो सकता है आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि वहाँ कैसे जंगल बने थे, तो वहाँ लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अब देखिए इसके बाद जो मैं बोलने जा रही हूँ, हो सकता है ये लाइन का आपसे क्रम पूछ ले, पहले के बाद के क्रम में। तो मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर, मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुँह पर। आप ये 4 लाइन जरूर याद करिए, हो सकता है इनका आपको क्रम दे दें। बात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। फिर उसके बाद जो लाइन है इसमें आपके प्रश्न बनते हैं। अजगरों से भरे जंगल, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि किससे भरे हैं जंगल। तो अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, 7 पहाड़ वाले, कितने पहाड़ वाले? 7 पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। फिर इसके बाद जो हम लाइन बोल रहे, हो सकता है इनका क्रम आपको दे दे, तो इसको ध्यान रखिएगा। इन वनों के खूब भीतर
4 मुर्गे 4 तीतर, ये प्रश्न आपका बन चुका है। तो है इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, कितने याद रखिएगा, 4 मुर्गे 4 तीतर। पाल कर निश्चिंत बैठे विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूच डाले गोंड तगड़े और काले। गोंड यहाँ एक जाति है, यहाँ पे गोंड एक जाति है। तो ये प्रश्न पूछा था 2023 में कि सतपुड़ा के जंगल में किस जाति का उल्लेख हुआ है, तो गोंड जाति का, इसको ध्यान रखिएगा। गोंड तगड़े और काले जबकि होली पास आती, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि उसमें कौन सा त्यौहार का वर्णन है, तो होली का, ठीक है। जबकि होली पास आती सरसराती घास आती और महुए से लपकती मत करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके गीत इनके बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में खोह गड्ढों खाइयों में। फिर उसके बाद 4 लाइन की ये है कविता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हो सकता है ये क्रम दे दें। घास पागल कास पागल साल और पलास पागल, लता पागल वात पागल डाल पागल पात पागल, मत मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर। हो सकता है ये प्रश्न आपसे बन जाए कि इन वनों में क्या चीज़ सबसे अधिक पाया जाता है, तो मुर्गे और तीतर। क्षितिज तक फैला हुआ सा मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला मथित उथित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो। ठीक वैसे घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। धसू इनमें डर नहीं, ये लाइन आपकी पूछ चुका है। धसू इनमें डर नहीं है मौत का या घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों कल कतः कहते अनेकों, नदी निर्जर और नालों इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरन दल, कितने पंछी, लाख पंछी 100 हिरन दल, चांद की कितने किरण दल, झूमते बन फूल फलियाँ खिल रही अज्ञात कलियाँ, हरित दुर्व रक्त किसले पूत पावन पूर्ण रसमय। ये आखिरी पंक्ति है, इसको ध्यान दीजिएगा। हरित दुर्व रक्त किसले पूत पावन पूर्ण रस में, सतपुड़ा के घने जंगल लताओं के बने जंगल। तो ये बहुत ही सिंपल शब्द, बहुत ही सरल शब्दों में ये कविता है, आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन इसमें से इसी कविता में से 4-5 क्वेश्चन एनडीए अपना बना चुकी है। तो ये थी हमारी कविता। अब हम कुछ भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में भी जान लेते हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनकी कविताओं का संग्रह क्या है। ये सब भी आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स में अपने नोट्स कर सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जो समय है 1914 से लेकर 1985 ईस्वी माना जाता है और ये सहजता के कवि कहे जाते हैं, सहजता के। इनके प्रसिद्ध कवि गांधीवादी विचारक हैं। ये हो सकता है आपसे पूछ ले ये किस चीज़ के विचारक हैं, तो ये गांधीवादी विचारक हैं। दूसरे सप्तक के ये प्रथम तार सप्तक का जो दूसरा सप्तक है उसके ये प्रथम कवि माने जाते हैं। और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दरअसल मैं अद्वैतवाद में गांधी का और टेक्निक में सहज लक्ष्य ही मेरे बजाय ऐसी कोशिश है। दरअसल मैं अद्वैतवाद में गांधी का और टेक्निक में सहज लक्ष्य ही मेरे बजाय ऐसी कोशिश है। दूसरा पॉइंट है, इनको वर्ड्सवर्थ और ब्राउनी ज़्यादा अच्छे लगते थे। हो सकता है भवानी प्रसाद मिश्र को पूछ ले कौन ज़्यादा अच्छे लगते, तो वर्ड्सवर्थ और ब्राउनी बहुत अच्छे लगते थे। फिर इनका जो दूसरा है, भवानी प्रसाद मिश्र के जो समकालीन माने जाते हैं वो शमशेर बहादुर माने जाते हैं। हो सकता है आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। इन्होंने कविताएं लिखना 1930 ईस्वी से आरंभ कर दिया था, जो पंडित ईश्वरी प्रसाद के संपादक में निकलने वाली पत्रिका हिंदू पंच में प्रकाशित होती थी। आप चाहें तो इसको अपनी शॉर्ट नोट्स में शामिल कर सकते हैं। इनका एक कथन है जो कि दूसरे सप्तक की भूमिका में इन्होंने कहा है, मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा है जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया है। मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा है जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया है। दूर से कौड़ी लाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने कभी नहीं की। तो ये इनके कथन है। फिर इनके जो दूसरे सप्तक में इनकी पूछने का कितनी कविताएं सम्मिलित है, तो इनकी 11 कविताएं संकलित हैं। आप चाहें तो इनको क्रम से नोट कर सकते हैं। पहला है कमल के फूल, दूसरा है सतपुड़ा के जंगल जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी है, इसका प्रकाशन वर्ष 1939 है। तीसरा है सन्नाटा, चौथा है बूंद टपकी एक नब से, पाँचवा है मंगल वर्षा, छठवा है टूटने का सुख, फिर सातवां प्रलय, आठवां असाधारण, नौवां स्नेह शपथ, 10वां गीत फरोश और 11वां वाड़ी की दीनता।
ये इनके कविताएं हैं जो कि तार सप्तक में संकलित हैं। फिर उसके बाद इनकी जो सन्नाटा कविता और सतपुड़ा की जंगल कविता गीत फरोश में संकलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट करिए। सतपुड़ा की जंगल कविता गीत फरोश में संकलित है। फिर ये 1932 लेकर 33 ईस्वी तक ये माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए। मिश्र की कविताएं किन किन पत्रिकाएं में प्रकाशित होती, तो ये ज़रूर नोट करिएगा। इनकी जो कविताएं थी वो हिंदू पंच पहला, दूसरा करमवीर, तीसरा हंस और चौथा दूसरा सप्तक, ये चारों में इनकी कविताएं प्रकाशित होती थी। अब इनकी प्रमुख काव्य संग्रह कविता में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कविता हो और संग्रह ना पूछे तो इसे आप ज़रूर नोट करिएगा। गीत फरोश 1956 ईस्वी में संग्रहित और गीत फरोश कविता का प्रकाशन वर्ष 1947 है, ये ध्यान रखिएगा। पहला आप प्रमुख काव्य संग्रह की बात करते हैं तो पहला है गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, परिवर्तन, शरीर कविता, फसलें और फूल, संप्रति, नीली रेखा तक, वचन छाया, त्रिकाल संध्या। तो ये इनके कविता संग्रह है। ठीक है, अब ये प्रश्न बनता है, भवानी प्रसाद मिश्र ने बार बार स्वीकार किया है कि उनकी प्रारंभिक कविताओं में किसका प्रभाव माना जाता है, तो ये उनका प्रारंभिक कविताओं में प्रभाव मैथिली शरण गुप्त का माना जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर आता है बुनी हुई रस्सी, साहित्य अकादमी जो इनको पुरस्कार मिला था वो इनको बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर हम आते हैं अपने UGC नेट में जो लगी हुई है गीत फरोश 1947 में, संग्रह उसका 1956 में है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो ये गीत फरोश कविता अपनी विज्ञापन शैली में, इसकी विज्ञापन शैली में व्यंग की श्रेष्ठता और गहनता छिपाए हुए हैं। इसमें दाहकता के साथ करुणा का समन्वय मिलता है। तो यह गीत फरोश के संबंध में यह कथन किसका है, हो सकता है आपसे पूछ ले, तो यह कथन जगन्नाथ पंडित का है। फिर दूसरा कथन है हमारा गीत फरोश के ही संदर्भ में, अज्ञा जी लिखते हैं, इस कविता का कवित्व एक निहायत गंभीर बात को अत्यधिक अगंभीरता के टोन में कहने में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कथन है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। और आपको फिर मैंने जब कविता पढ़ा है तो उसमें मैंने बता ही दिया था कि सतपुड़ा के जंगल में 4 मुर्गे, 4 चीते तथा गोंड, तगड़े और काले जाति का उल्लेख मिलता है और होली के त्योहारों का वर्णन है। और इसमें एक पंक्ति जो रिपीट हुई है, धसो इनमें डर नहीं, मौत का या घर नहीं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने बहुत जल्दी और बहुत कम वे में, मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहा, शॉर्ट नोट्स बहुत कम समय, क्योंकि 18 जून को UGC NT अपना हिंदी का एग्ज़ाम करवा रही है और इस बार ऑफलाइन बेस में है, आप लोग को पता ही है। बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करिएगा। और जो मैंने आज ये कविता बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है ये कविता, इससे 4-5 प्रश्न बन चुके हैं और हर साल इससे एक प्रश्न बनते ही हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा और शॉर्ट्स नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको पूरी कविता ना पढ़ के और हाईलाइट ज़रूर करिएगा कविता को। ऐसे ही मेरी डेली एक कविता NTA जितनी भी कविताएं लगी हैं ऐसे ही एक कविता मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो या आपको कुछ भी शॉर्ट्स नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसको प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।